नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जब मैं इस तरह से ब्लैक बोर्ड सजाता हूं तो मैं हमेशा ये सोचता हूं कि आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। आप लोग बहुत अच्छा सजाते थे। याद करिए, क्लास में बहुत बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड याद आ रहा है उसे कैसे ब्लैक बोर्ड मॉनिटर सजाते थे अक्सर एक तरफ, खूब सुंदर सा। और मैं जब भी क्लास में जाता था तो ये जरूर पूछता था कि ये ब्लैक बोर्ड किसने सजाया। तो मेरे पास आज व्हाइट बोर्ड है तो मैं इसे आपके लिए सजा रहा हूँ। भाई मुझे आप कितना नंबर देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर आपकी इस पेंटिंग ये जो आपने सजाया है उसमें मैंने आपको 5 में कितना नंबर दिए। फेल नहीं करना। ये कर दिया। राहुल सांकृत्यायन और पाठ का नाम है लहासा की ओर। ठीक है। और मैंने यहां पर लिखा है मेरी तिब्बत यात्रा। ये 3 चीजें हैं। पहले हम ये जान ले कि ये 3 बातें मैंने क्यों लिखी हैं। पहली बात यह है कि राहुल सांकृत्यायन लहासा की ओर पाठ के लेखक हैं। ठीक है। और लहासा की ओर जो पाठ है वो पाठ एक यात्रा संस्मरण से लिया गया है, एक एक अंश के रूप में लिया गया है। और उस यात्रा संस्मरण का, संपूर्ण यात्रा संस्मरण का बहुत मोटी सी किताब है, उसका नाम है मेरी तिब्बत यात्रा। बहुत ही खूबसूरत ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा। मेरी तिब्बत यात्रा आप पढ़ेंगे तो आपको तिब्बत जाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद दृश्य आपके सामने चले आएंगे। इतना बढ़िया लिखे हैं। उसी से कुछ अंश निकाल करके लहासा की ओर पाठ दिया गया है, क्योंकि ये पहले लहासा पहुंचते हैं तो लहासा की ओर जा रहे हैं, तो इस पाठ का नाम उन्होंने लहासा की ओर दे दिया। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन कौन है। थोड़ा सा हम राहुल सांकृत्यायन जी का परिचय प्राप्त कर लें। आपकी किताब में राहुल सांकृत्यायन जी का एक संक्षिप्त सा परिचय दिया है, लेकिन उससे तो हम पढ़ेंगे ही। एक मोटी सी बात मैं आपको ये बताऊं कि राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत ही बड़े लेखक हैं। और खास तौर पर यात्रा संस्मरणों में तो उनकी कोई सानी नहीं है, बेमिसाल हैं राहुल सांकृत्यायन। इसका कारण यह है कि राहुल जी ने अपने जीवन में ढेर सारी यात्राएं की हैं, कई यात्राएं की हैं। उनका कहना था कि स्थिरता मनुष्य को रोक दिया करती है, जबकि जब आप घूमते हैं, जब आप यात्राएं करते हैं तो आपका अनुभव बढ़ता है और आपके ज्ञान का दायरा बढ़ता है। पढ़कर आप बहुत सारी चीजें नहीं समझ सकते जब तक कि आप उसे देखें नहीं। तो राहुल जी चलते रहना ही यात्रियों का पहला उद्देश्य बताया कि आपको चलते रहना चाहिए, आप रुकिए मत। और अनेक देशों की यात्रा करने के बाद उन देशों की भाषाओं पर इतनी पकड़ हो गई राहुल सांकृत्यायन जी की कि अनेक भाषाओं के जानकार हो गए। और उन भाषाओं में जो महत्वपूर्ण किताबें थीं उनका उन्होंने हिंदी में अनुवाद कार्य भी किया। तो राहुल जी का जो ज्ञान है, इसके कारण ही राहुल जी को महापंडित कहा जाता है। बच्चों याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आता है कि महापंडित किस लेखक को कहा जाता है, तो राहुल सांकृत्यायन जी को मैं यहां लिख देता हूं महापंडित। ये देखिए, राहुल सांकृत्यायन जी को महापंडित कहा जाता है। अनेक भाषाओं के जानकार थे और जो इनकी लेखनी है उसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दुनिया का दर्शन हो जाएगा। बच्चों ये जानते हैं आप कि जब हम किसी यात्रा के बारे में लिखते हैं तो उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यात्रा संस्मरण। यात्रा मतलब तो यात्रा, और संस्मरण मतलब होता है बच्चों, स्मरण करना मतलब होता है याद करना, और संस्मरण मतलब जो यादें हैं, यात्रा की जो यादें हैं उन्हें हम यात्रा संस्मरण कहते हैं बच्चों। तो राहुल सांकृत्यायन जी यात्रा संस्मरण के बहुत बड़े विद्वान थे। यूं तो उनका दायरा, वो बहुत बड़े इतिहासकार भी थे, बहुत बड़े समाज शास्त्री भी थे, है ना, बहुत बड़े मनोविज्ञान और लोगों की समझ पर बहुत ही गहरा पकड़ था। और यह सब कुछ उन्होंने स्वयं से विकसित किया था, घूम कर, देख कर, समझ कर। अब यही जो पाठ है मेरी तिब्बत यात्रा,
आपको बहुत ही आश्चर्य होगा बच्चों कि मेरी तिब्बत यात्रा के लिए मैंने इस जब ये तिब्बत गए थे तो उस समय तिब्बत में जाने की अनुमति नहीं थी। आप तिब्बत जा नहीं सकते थे, वहां पर आपको परमिशन लेना पड़ता था उस देश की सरकार से। तो राहुल जी क्या किए कि एक भिखमंगे का वेश धारण कर लिया। अब सोचो इतना बड़ा महान ज्ञानी क्या बन गया, भिखमंगा। बाल वाल बढ़ा लिए और 2-3 दिन तक नहाए वहाए नहीं, थोड़ा धूल उल लगा लिए, फटा चिथड़ा एकदम पहन लिए। जैसे कि आप आमतौर पर सड़कों पर भीख मांगते हुए लोगों को जिस दयनीय स्थिति में देखते हैं बच्चों, बिल्कुल वैसा ही बन गए राहुल सांकृत्यायन। कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया कि ये राहुल जी हैं। और उसके बाद वो तिब्बत के लिए पैदल निकल गए बच्चों, पैदल। उस समय कोई गाड़ी वाड़ी की बहुत व्यवस्था तो थी नहीं, पैदल चल दिए तिब्बत। तिब्बत आप जानते हैं कहां पे है? आप भारत का एक नक्शा देखिएगा, भारत के नक्शे में आप देखिएगा अभी जहां नेपाल है, नेपाल से ऊपर आप पढ़ेंगे तो तिब्बत है, और तिब्बत से ऊपर बढ़ेंगे तो चीन है। तो जो तिब्बत है बच्चों, वो कितना दूर है भारत से, पूरे हिमालय की श्रृंखला को पार करते हुए तिब्बत जाना पड़ता है ना। तो राहुल जी ने यह यात्रा पैदल कर ली, और जब वो तिब्बत पहुंचे तो वहां उनका एक दोस्त रहता था, उसका नाम था सुमति। तो सुमति जानता था कि ये राहुल है, और सुमति से सहयोग लेकर के राहुल जी पूरे तिब्बत को घूमे, तिब्बत के बारे में जाने समझे। और जब वापस लौटने लगे तो फिर उन्होंने अपने भिखमंगे का वेश बदल दिया। तब वो एक भद्र वेश में, जेंटलमैन, भद्र को अंग्रेजी में कहते हैं जेंटलमैन, तो भद्र पुरुष के रूप में वो वहां से वापस आए। तो बहुत ही रोचक है ये कि कैसे कोई एक लेखक जो है, वो इतना बड़ा लेखक जिसके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता है, वह लेखक भिखमंगे के वेश में किसी एक देश की यात्रा कर रहा है, और उस देश के लोगों को हवा तक नहीं लगा कि राहुल सांकृत्यायन इस देश में आकर के और चले गए। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बहादुर आदमी थे। अब मैं ये जो उनका जीवन परिचय बच्चों, उससे मैं पढ़ रहा हूं, और जहां जहां महत्वपूर्ण होगा वहां वहां मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा कि आप इसे देखिए और समझिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय राहुल जी का पढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, आप मिलाइए। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। राहुल जी का जो मूल नाम था बच्चों, वो राहुल नहीं था, उनका असली नाम था, उनके माता पिता का जो दिया हुआ नाम था वो था केदार पांडे। लेकिन राहुल जी का नाम राहुल क्यों पड़ा? केदार पांडे ने अपना नाम राहुल क्यों बदल दिया? असल में राहुल शब्द जो है वो जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तब उन्होंने अपना नाम राहुल रख लिया। अब बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया ये सब हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय, एक छोटी सी बात आपको बता दूं। राहुल जी का कहना था कि मैं जिस धर्म में जन्म लिया हूं, मुझे उसकी बहुत सारी बातें पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करूंगा। वो श्रीलंका गए, वहां उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपना नाम केदार पांडे से बदलकर राहुल सांकृत्यायन रख लिया। बहुत गजब के आदमी थे ना, कितनी कितनी विशेषता में इनकी आपको बता दिया। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। सोचिए, हम लोगों को दो भाषा समझने में बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं, लेकिन राहुल जी को तो अनेक भाषाएं आती थी। कौन कौन सी भाषाएं देखिए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, और चीनी भाषा भी, चाइनीज। सोचिए कैसे अक्षर होते हैं उसके, वो भी राहुल जी जानते थे।
और इसीलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, महापंडित। महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन जी ने उपन्यास, अब देखिए क्या क्या उन्होंने साहित्य में, उनका क्या योगदान था, एक बहुत संक्षेप में यहां लिखा हुआ है। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। मैंने बताया था ना आपको, मेरी जीवन यात्रा। अब देखिए उनकी कुछ रचनाओं के नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आ सकता है कि राहुल जी की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम लिखिए, तो आपको ये याद कर लेना चाहिए। कौन कौन सी रचनाएं हैं उनकी? मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में है। इन्होंने अपने पूरे जीवन के बारे में मेरी जीवन यात्रा नामक पाठ में लिखा है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। चूंकि वो बहुत घूमते थे इसलिए उन्होंने एक घुमक्कड़ शास्त्र लिख दिया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं साहित्य के अलावा धर्म, दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। 150 ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी बच्चों, 150। 1-2 किताबें नहीं, ढेर सारी किताबें लिख डाली थी उन्होंने। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। और इन्होंने यही नहीं, बहुत सारी कृतियां, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे महान ग्रंथ जो नष्ट हो रहे थे, दूसरों के द्वारा लिखे गए थे, दूसरी बोलियों में लिखे गए थे, उसको राहुल जी ने फिर से लिख दिया। देख देख करके बिल्कुल सुंदर ढंग से उसे लिख दिया, उसका अनुवाद भी कर दिया और उसे फिर से जीवित कर दिया। इतना महान काम किया राहुल सांकृत्यायन जी ने, इसीलिए दुनिया में इनका बहुत इज्जत है। भारत के साहित्य के क्षेत्र में जितने लोग हैं वो राहुल सांकृत्यायन जी की बहुत इज्जत करते हैं बच्चों, और इसीलिए तो इन्हें महापंडित भी कहा जाता है। अब देखिए राहुल जी का जो मुख्य योगदान है बच्चों, अगर किसी एक चीज की बात की जाए तो जो उन्होंने इतना घुमाई किया था ना, घुमक्कड़ शास्त्र लिखा था, वो उनकी मुख्य विशेषता बनकर सामने आती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। राहुल जी बोले कि यदि आप घुमक्कड़ बनते हैं, यदि आप देशाटन करते हैं, है ना, तो आप रुकिए मत। आपका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं जा रहा हूं तिब्बत और वहां रुक जाऊंगा, मैं जा रहा हूं नेपाल और वहां रुक जाऊंगा, मैं जा रहा हूं रसिया वहां रुक जाऊंगा, मैं जा रहा हूं चाइना वहां रुक जाऊंगा। ऐसा नहीं, घूमते रहिए। आपका उद्देश्य रुकना नहीं है। घुमक्कड़ रुकता नहीं है, कुछ दिनों तक रुकता है, देखता है, समझता है और आगे निकल जाता है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। यहां से प्रश्न उठ सकता है, घुमक्कड़ी के क्या फायदे हैं? राहुल सांकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ी के क्या फायदे बताए हैं? तो आप लिखेंगे कि घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की, मतलब जिन स्थलों को हम नहीं जानते हैं, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति की भी जानकारी होती है। हम अपनी भाषा और संस्कृति को उन्हें देते हैं और उनकी भाषा और संस्कृति को खुद अपनाते हैं, मतलब एक दूसरे को जानते हैं। तो इस तरह से घुमक्कड़ी का बहुत बड़ा फायदा है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो राहुल जी जहां जहां भी गए वहां का जनजीवन कैसा है, वहां का भौगोलिक स्थिति कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की प्रथाएं कैसी हैं, वहां के लोगों का व्यवहार कैसा है, खान पान कैसा है, पहनावा ओढ़ावा कैसा है,
महिलाओं की स्थिति कैसी है, जमीनों की स्थिति कैसी है, सब कुछ लिखते थे। सब कुछ लिखते, दिन भर घूमते थे, रात भर लिखते थे और बहुत थोड़ा सा सोते थे, इतना काम करते थे। तो बच्चों, ये राहुल जी की जीवनी संक्षेप में मैं आपको बताया, एक छोटा सा परिचय दिया, ठीक है। अब आइए हम विषय पे आते हैं। पाठ का नाम है ल्हासा की ओर। ल्हासा तिब्बत का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है ल्हासा, और वहीं राहुल जी को जाना था। तो वो जा रहे हैं और रास्ते में क्या कुछ हो रहा है, कैसा है तिब्बत, तिब्बत के लोग कैसे हैं, तिब्बत का ज्योग्राफिकल कंडीशन मतलब भौगोलिक स्थिति कैसी है, तिब्बत की सामाजिक स्थिति कैसी है, तिब्बत में महिलाओं की स्थिति कैसी है, तिब्बत में खेती कैसी होती है, तिब्बत में पुलिस की व्यवस्था कैसी है, तिब्बत में जो कर लगाया जाता है, राजस्व लिया जाता है, भूमि की व्यवस्था कैसी है ना, लैंड सिस्टम जिसको बोलते हैं, टैक्सेशन जिसको कर लगाते हैं हम, टैक्स लगाते हैं, वो कैसा है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये बच्चों, और हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी मिलाइए। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। वह यहीं से शुरू हो रहा है। अजीब ये जो वाक्य है ना, वो थोड़ा सा आपको भ्रमित करता है, इस पर रुक के समझिए कि क्या कहना चाहता है लेखक। वह नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख रास्ता है। वह कौन सा? जिससे राहुल सांकृत्यायन गए, वह रास्ता नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। हरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। हरी कलिंगपोंग का जब रास्ता नहीं खुला था, मतलब कि आज जो रास्ता है वो फरी कलिंगपोंग है। समझे कि नहीं आप? इसमें लिखा हुआ है कि फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, मतलब आज वो खुला हुआ है। मतलब आज जो तिब्बत का रास्ता है वो कौन सा है? फरी कलिंगपोंग। तो राहुल जी कहते हैं कि जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था तो लोग इसी रास्ते तिब्बत जाते थे। कौन से रास्ते? उसको राहुल जी ने स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि ये जो पाठ है वो मेरी तिब्बत यात्रा से लिया गया है। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया होगा, इसमें इस लेख में स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। नेपाल से होकर के जाते थे, तो वो जो रास्ता था वो उस समय तिब्बत जाने का रास्ता था। तो लिखा गया है कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। हरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। मतलब इस रास्ते से व्यापार ही नहीं होते थे, सैनिक भी इस रास्ते से जाया करते थे। सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। इसलिए हर जगह पर जो सेना के ठहरने की जो चौकियां होती हैं, कैंट जिसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में, वो बने हुए थे। और कई किले, फोर्ट, किले बने हुए थे जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। और इन्हीं किलों में चीन का बच्चों अधिकार है तिब्बत पर। तो चीन की जो सेना है वो इन्हीं फोर्ट में, इन्हीं किलों में रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। और अब इन किलों में, जब इन किलों को चीनी पलटनों ने छोड़ दिया, पलटन मतलब जो एक सेना की टुकड़ी होती है, उसमें कई लोग होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं, उसे हम पलटन कहते हैं, ठीक है, मतलब एक पूरा ग्रुप। तो जब सेना छोड़कर चली गई तो इन किलों में तिब्बत के लोग अपना घर बना लिए। तो इन किलों में जहां जहां पर तिब्बत के लोग अपना घर बना लिए हैं, वहां पर कुछ लोग दिखाई देते हैं, कुछ गांव दिखाई देते हैं, नहीं तो पूरा तिब्बत उस समय पूरा वीरान था। दुर्ग के किसी, दुर्ग मतलब किला,
दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त, परित्यक्त मतलब होता है त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। ऐसा ही एक परित्यक्त चीनी किला था, हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तो एक किला था जिसको अब छोड़ा जा चुका था, तो वहां चाय पीने के लिए लेखक लोग ठहर गए। तिब्बत में, अब देखिए बच्चों, एक बहुत अच्छी बात है कि तिब्बत में यात्रियों के साथ कैसा व्यवहार होता है उसको देखिए। तिब्बत के लोग कैसे हैं, उनके घरों की व्यवस्था कैसी है, मैं पढ़ रहा हूं, मिलाइए इसको। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। तकलीफ है तो आराम भी है। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रखकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। पहली बात, वहां एक अलग तरह का चाय बनता है, उसमें कुछ सोडा वोडा नमक वमक डाल के उसको मथ के ऐसा बनाते हैं बच्चों। एक अजीब तरह का वो चाय है, नमकीन चाय, उसी चाय की बात कर रहे हैं। अब चलिए मैं इसे आपको समझाता हूं। तिब्बत में यात्रियों के लिए जहां पर तकलीफें हैं, वहीं बहुत सहूलियतें भी हैं। तिब्बत के गांवों के जो लोग हैं बच्चों, उसमें छुआछूत, जाति पात, धर्म, इन सब चीजों का कोई लफड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वहां पर ऐसा नहीं है कि तुम नीची जाति के हो, हम ऊंची जाति के हैं तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, नहीं। जाति के नाम पर तिब्बत में कहीं किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है, जैसा कि राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि समाज में महिलाओं का सम्मान बहुत है। वहां महिलाएं बढ़ चढ़ कर पुरुषों के साथ काम करती हैं और बहुत कठिन कठिन काम करती हैं। और भारत की तरह या हमारे समाज में जहां पर यह कहा जाता है कि अरे महिलाओं को घर में रहना चाहिए, ऐसा वहां पे नहीं है। महिलाएं वहां पर्दा करके नहीं रहती, पुरुषों के साथ बिल्कुल बिल्कुल डट करके काम करती हैं और कठिन से कठिन काम करती हैं। जितना पुरुष काम करते हैं उतनी ही महिलाएं भी काम करती हैं। इसलिए वहां पर महिलाओं की स्थिति भी बहुत खुली हुई है, बहुत अच्छा है। महिलाओं को दबा कर कोई नहीं रख सकता, कोई अत्याचार वहां महिलाओं पर नहीं कर सकता। महिलाएं भी उतनी ही दबंग हैं वहां पर। फिर कहते हैं कि यदि आपको चाय चाहिए तो तिब्बत के जो घर हैं वो आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। वो लोग अपने अतिथियों को बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि उनसे उनको कुछ रुपया पैसा भी मिल जाता है। तो मान लीजिए कोई यात्री आया चाय वाय पीने के लिए, तो उनका घर एकदम खुला हुआ है, आप उनके घर में आइए, उनको चाय बनाने का सामान दे दीजिए, वो जा करके अपने चूल्हे में चाय बना करके आपके लिए ला देंगे, आप उसे पी लीजिए और आपको अगर कुछ देना है तो उन्हें दे दीजिए। यदि आपको लगता है कि कहीं ये मेरा चाय चुरा न ले, तो आप खुद चले जाइए, वो आपको घर के भीतर जाने की अनुमति देते हैं। सिर्फ भिखमंगों को नहीं जाने देते। अब आप कहिएगा कि सर राहुल सांकृत्यायन भी तो भिखमंगे के वेश में थे। राहुल सांकृत्यायन भी भिखमंगे के वेश में थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था जब उन्हें लगता था कि अब मुझे डर नहीं है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लेते थे। और फिर उनके साथ उनके दोस्त भी थे, सुमति, जो वहां के लोगों को जानते थे, तो सुमति के साथ रहते थे। तो इसलिए उन्हें थोड़ी कम परेशानी, कहीं कहीं पर बहुत परेशानी और कहीं कहीं पर कम परेशानी हुआ करती थी। तो जो तिब्बत के लोग हैं वो अपने घरों में भिखमंगों को नहीं घुसने देते। अब प्रश्न उठता है कि तिब्बत के लोग अपने घरों में भिखमंगों को क्यों नहीं घुसने देते? तो
तिब्बत के लोगों का मानना है कि भिखमंगे चोरी कर सकते हैं, इसलिए वो और यात्रियों को तो अपने घर में घुसने देते हैं, लेकिन भिखमंगों को चोरी के डर से अपने घर में घुसने नहीं देते। तो राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि आप उनको अपनी चाय दे दीजिए और वो उसको कूट करके, मथ करके, पका करके, छान करके एक बर्तन में लाके आपको दे देंगे, और वो बर्तन होता है मिट्टी का टोटीदार बर्तन। आप कुछ ऐसा समझिए, जगह तो बचा नहीं, यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ आप खड़े हैं, और आप लोगों ने इस जगह को घेर लिया है। देखिए कौन है ये, जल्दी से नाम लिखो कमेंट बॉक्स में, ये कौन है? मैं हूं कि मैं हूं कि मैं हूं, जल्दी बताओ ये कौन है और ये कौन है, जल्दी बताओ, मैं अभी वीडियो में देखूंगा नीचे। तो मिट्टी का जो बर्तन है जिसमें चाय ला के देते हैं बच्चों को, कुछ ऐसा होता है। देखो ये घड़े जैसा है ना, इसमें यहां मिटा दो ऐसा, और इसमें ये मिट्टी का होता है, इसको कहते हैं बच्चों खोटी। क्या बोलते हैं? खोटी। परीक्षा में अनेक बार प्रश्न उठता है, हम लोग प्रश्न बनाते हैं तो बोलते हैं खोटी किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है? तो आप बताएंगे तिब्बत में मिट्टी के टोटी वाले बर्तन को, टोटी नल की टोटी वाले बर्तन को, मिट्टी के टोटी वाले बर्तन को खोटी कहते हैं। इसका क्या उपयोग है? तिब्बत के लोग चाय बनाने और चाय लेने देने के लिए या चाय रखने के लिए खोटी का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे बढ़े। तो ये हो गया कि जब आप तिब्बत के लोगों के घर में जाते हैं तो उनका घर इतना खुला हुआ है कि आपका बहुत आदर सत्कार होता है, और आप जो भी चीजें उन्हें पकाने के लिए देते हैं वो बेचारे पका करके ला देते हैं। उस आपका मन हो तो आप उन्हें कुछ दे दीजिए कि लो भाई इतना मेहनत किए, ये पैसा पकड़ो, तो बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन वो लोग भिखमंगों को अपने घर में घुसने नहीं देते। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि तिब्बत के लोग बहुत मेहनती हैं, महिलाओं को बहुत आदर है, वहां पर जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है, भिखमंगों को वो लोग घर में घुसने नहीं देते, बाहर से आए हुए यात्रियों को वो लोग चाय बना के देते हैं, भोजन बना के देते हैं और उससे कुछ पैसा कमाते हैं, और उनका घर हमेशा दूसरों के लिए खुला रहता है। आप उनके घर में भीतर तक जा सकते हैं, उनकी बहुएं आपका साथ आदर सत्कार करेंगी, आपके लिए भोजन बना देंगी, आप चाहें तो उन्हें कुछ पैसा दे दीजिए। आपको लगता है कि वो आपका सामान चुरा लेंगे तो आप स्वयं किचन में चले जाइए, रसोई में चले जाइए, अपना सामान बनते हुए देखिए, और जो बचता है उसे आप अपने झोला में डाल के ले जाइए। तो इतना खुला हुआ तिब्बत का ये समाज है। अब चलिए पन्ना पलटिए। और एक चीज, मिट्टी के टोटीदार बर्तन को खोटी कहते हैं, भूलना मत। परित्यक्त चीनी किले से, ये सब चीनी किला, जो बस्ती चीनी किलों में बसी हुई है, ये वहां की बात है बच्चों, है ना। मैंने बताया ना कि ये सैनिक वाला रास्ता भी था और कई किले बने हुए थे जिसे चीनी पलटन छोड़ चुकी थी, वहां पे ये गांव है और ये वहीं की बात है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ चीनी किला, किसके द्वारा छोड़ा हुआ? सैनिकों द्वारा छोड़ा हुआ, या उन्होंने जिन्होंने इस किले को बनाया था वो छोड़ के चले गए हैं, तो उनके द्वारा छोड़ा गया चीनी किला। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब होता है टैक्स, रोड पे चलने का टैक्स, तो वो मांगने आया। हमने दोनों चिटें उसे दे दी। वो लोग पहले ही टैक्स पटा चुके थे तो उनको चिट मिल गया था, तो वो चिट उन्होंने उस आदमी को दे दिया कि भाई देखो हमने पटा दिया, तो वो चला गया। शायद उन्हीं दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। थोंगला जा रहे थे लोग, तो उसी दिन वो लोग थोंगला के पहले जो गांव पड़ता है, शाम तक ये लोग वहां पहुंच गए और वहीं रुकना चाह रहे थे कि अगले दिन वो लोग थोंगला जाएंगे।
यहां भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति कौन है? सुमति राहुल सांकृत्यायन के दोस्त हैं, मंगोल प्रजाति के हैं और पुरोहित हैं, यजमानी का काम करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। जैसे हमारे यहाँ पंडित जी पूजा पाठ कराते हैं ना, वो तिब्बत के पंडित जी हैं, वो तिब्बत में पूजा पाठ कराते हैं। उनके बहुत सारे यजमान लोग हैं, उनसे पूजा वूजा करवाते हैं। वो हाथ में जो लाल धागा बांधते हैं वो सब वो बांधने का काम करते हैं। तो उनके साथ सुमति है। तो शायद उसी दिन थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहां भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते हुए भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। कहां? थोंगला के आखिरी के पहले गांव में। यहां से जा रहे हैं तो थोंगला के पहले जो गांव है वहां पर भिखमंगा होते हुए भी अच्छा ठहरने के लिए जगह मिला। क्यों? प्रश्न उठ सकता है। भिखमंगे होते हुए भी राहुल सांकृत्यायन को ठहरने के लिए अच्छी जगह क्यों मिली? सिर्फ इसलिए कि उनके साथ सुमति थे और वो गांव सुमति के यजमानों का था। सुमति ने लोगों से कहकर राहुल सांकृत्यायन के ठहरने की व्यवस्था करा दी थी। सुमति वहीं के आदमी थे, इसलिए वहां के लोग सुमति को जानते थे। इसलिए भिखमंगे होते हुए भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिला। हाँ, यहां भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते हुए भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते से लौटे थे, 5 साल बाद लौटे थे, मतलब ये यहां से प्रश्न उठता है कि राहुल सांकृत्यायन तिब्बत में कितने साल रहे? राहुल सांकृत्यायन तिब्बत में 5 साल रहे, क्योंकि वो लिख रहे हैं कि 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं थे। अब लौट रहे थे तो असली रूप में आ गए थे। भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए। अब वो लौट रहे थे तो घोड़ों पर सवार होकर और अपने असली रूप में आ गए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। गजब हो गया। भिखारी थे तो जगह मिल गई, अच्छे वेश में लौटे तो जगह नहीं मिली। ऐसा क्यों? देखो पढ़ता हूं, समझ में आ जाएगा। एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम लोग होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। क्या होता है बच्चों? प्रश्न उठता है कि भिखमंगे के वेश में तो राहुल सांकृत्यायन को ठहरने के लिए बहुत अच्छी जगह मिली, लेकिन जब वो अच्छे वेश में 5 साल बाद लौटे तो उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिली। क्यों? इसका उत्तर ये है बच्चों कि जब राहुल सांकृत्यायन तिब्बत में आए थे तो वो गरीबों के वेश में थे। तो तिब्बत के लोग गरीबों से उतना डरते नहीं थे और उनके साथ सुमति भी थे, तो इसलिए उन्हें हर जगह जगह मिलता गया, ठहरने के लिए स्थान मिलता गया। लेकिन जब वो भद्र यात्री के वेश में लौटे, मतलब बन ठन के लौटे, बहुत अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहन के लौटे, तो तिब्बत के गांव के लोगों ने उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं दी। इसका कारण यह है कि तिब्बत के गांव के लोग अमीर व्यक्तियों से बहुत डरते थे। तिब्बत के गांव के लोग भद्र यात्रियों से, जेंटलमैन जिसको बोलते हैं, शरीफ आदमी से, अच्छा कपड़ा पहना हुआ, थोड़ा ठीक ठाक दिखने वाले आदमी से डरते थे। क्यों डरते थे? उनका मानना था रात को तिब्बत के गांव के जो लोग हैं वो छंग नाम की एक शराब पी लेते थे, एक नशीला पदार्थ पी लेते थे शाम को, और पी करके और नशे में आ जाते थे। तो उन्हें ये डर लगता था कि कहीं हम नशे में इस आदमी के साथ कुछ गलत कर बैठे, मार पीट दिए, झगड़ा कर लिए, तो उस समय तो हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सुबह हमारी बहुत परेशानी हो जाएगी। कहीं वो आदमी पुलिस में खबर कर दिया या कहीं हमने उसे पीट दिया बहुत, उसको परेशानी हो गई, तो भैया बड़े लोगों से दूर रहो।
इसीलिए जब लेखक अच्छे वेश में लौटता है तो उसे ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों, परीक्षा में आता है ये प्रश्न और प्रश्न अभ्यास में भी दिया हुआ है। अब आगे पढ़ता हूं। तो उन लोग थोंगला के पहले के गांव में जाकर के रुक गए, क्योंकि आगे का रास्ता थोंगला पहुंचने के लिए बहुत बीहड़ था, बहुत कठिन रास्ता था, वहां से उनको गुजरना था। तो बोले अब रात में नहीं जाएंगे, अब सुबह जाएंगे। तो देखो क्या होता है। अब हमें सबसे विकट डांड़ा, डांड़ा नाम याद रखिएगा, अब हमें सबसे विकट डांड़ा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। बाप रे, परीक्षा में आता है डांडे क्या है। तो देखिए मैं आपको पूरा पढ़ूंगा तब समझाऊंगा। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में अगर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा हो भी सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है। वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमियों को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने मारे जाने का खतरा रहता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास एक खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं भी वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कूची कूची दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। इस पैराग्राफ में डांडा के बारे में जानकारी दी गई है। तिब्बत में पुलिस का कानून कैसा है इसकी जानकारी दी गई है। तिब्बत में डाकू कैसा व्यवहार करते हैं इसकी जानकारी दी गई है। तिब्बत में अगर खून हो जाए गांव में तो क्या होगा, और अगर गांव से बाहर खून हो जाए तो क्या होगा, इसकी जानकारी दी गई है। तो इन सब तमाम जानकारियों पर अब मैं आपको समझाता हूं। लेखक कहता है हमें डांडा पार करना था, लेकिन डांडा बहुत खतरनाक जगह है। तो डांडा क्या है, देखिए डांडा पहाड़ है बच्चों, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई, बहुत ऊंचाई। हमारा जो मैन पार्ट है ना बिल्कुल वैसा ही, लेकिन मैन पार्ट तो बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर है। तिब्बत के जो पहाड़ हैं वो सूखे पथरीले वीरान एकदम सुन सपट्टा। तो डांडा 16-17 हजार फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ हैं। देखो मैंने यहां बनाने की कोशिश की है, ये गांव है और गांव के आगे डांडे हैं, ये पहाड़ है, इसी को वहां डांडा कहा जाता था। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ डांडे कहलाते थे और वे बहुत खतरनाक हुआ करते थे, क्योंकि वहां पर कोई नहीं रहता था। वो चोर डाकू लुटेरे डकैतों का अड्डा हुआ करता था, वे वहां छुपे होते थे। और लगभग 50-50, 60-60 माइल दूर तक ये डांडे फैले हुए होते थे, एकदम निर्जन और वीरान। तो लेखक को भी 16-17 मील जाना था सुमति के साथ। तो लेखक बहुत डरे
लेकिन उन्होंने कहा कि चलो डरने की कोई बात नहीं है, जब डकैत मिलेंगे तो हम उन्हीं से भीख मांगने लगेंगे। तो डकैतों को लगेगा अरे हटाओ, भिखमंगे को कौन मारे, क्योंकि डकैत क्या करते थे, गोली मार देते थे, और गोली मारने के बाद ही तलाशी लेते थे कि इसके पास कुछ है कि नहीं। तो अगर कुछ निकल जाता था तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं निकलता था तो गोली का पैसा भी बर्बाद चला जाता था। इसीलिए भिखारियों को नहीं मारते थे कि पता नहीं इसके पास कुछ है कि नहीं, अगर 100 रुपए की गोली है और हमने इसे मार दिया और इसके पॉकेट में 1 रुपया निकला तो नुकसान हो गया। तो राहुल सांकृत्यायन बोले कि जहां कहीं भी हम लोग जाते थे डाड़े में, अगर डकैतों का खतरा होता था तो कुची कुची दया दया, कुची कुची तिब्बत में बोलते हैं, उसका मतलब होता है दया कीजिए दया कीजिए। तो दया दया करके हम लोग माफी मांग लेते थे और डकैत हम लोग को एक आध झापड़ मार के छोड़ देते थे, अच्छा जाओ। तो इस तरह से डाड़े से अपनी जान बचा करके ये लोग डाड़ा पार करते हुए आगे निकले। हालांकि राहुल सांकृत्यायन ने बताया कि इस तरह की कोई परेशानी उन्हें हुई नहीं। अब देखिए, डाड़े में अगर खून हो जाता था तो कोई उसकी परवाह नहीं करता था, कोई जाता ही नहीं था जांच करने के लिए, पुलिस अधिकारी भी नहीं जाते थे कि वहां जाएंगे तो हमें ही मार देंगे लोग, वहां इतने खतरनाक डकैत रहते हैं। भाई 100-150 मील तक वीरान पहाड़ियां फैली हुई हैं, एक पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी, चौथी पहाड़ी, कहां कहां पुलिस जाएगी। और वैसे भी तिब्बत की जो सरकार है वो पुलिस पे बहुत खर्चा नहीं करती थी, बहुत ज्यादा पुलिस की नियुक्ति नहीं करती थी, पुलिस को बहुत तनख्वाह नहीं देती थी, पुलिस के पास अच्छे बंदूक और अच्छे साधन शस्त्र नहीं होते थे, तो पुलिस डंडा लेके कहां कहां जाएगी। तो तिब्बत की जो पुलिस व्यवस्था है वो भी बहुत ही कमजोर। इसी कारण तिब्बत में लोग लाठी डंडे की तरह पिस्तौल लेकर के घूमते थे। जैसे यहाँ पर लोग डंडा लेके घूमते हैं ना, वैसे तिब्बत में लोग पिस्तौल लेके निकल जाते हैं, क्योंकि पुलिसिंग है ही नहीं है, वहां पर बहुत कम है, पुलिस कभी जांच ही नहीं करती है, सबके घर में शस्त्र है, घरों में बनाया हुआ बंदूक है सबके पास। तो इस तरह से तिब्बत में पुलिस व्यवस्था जो है वो थोड़ी कमजोर थी, समझ रहे हैं बच्चों। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि उस गांव में सुनने में आया था कि 1 साल पहले खून हो गया था और उसकी जांच भी नहीं हो पाई थी। तो इस तरह से तिब्बत की जो पुलिस व्यवस्था है वो बहुत ही कमजोर है, डाड़े बहुत ही खतरनाक जगह है, और वहां से पार करना, डाड़ों को पार करना अपने जान पर खेलने के समान है। राहुल सांकृत्यायन डाड़ा इसलिए पार कर पाए क्योंकि वो भिखारी के वेश में थे। डकैत लूटने से पहले डकैत गोली मारते हैं, उसके बाद लूटते हैं, लेकिन भिखारियों को इसलिए छोड़ देते हैं कि उनके पास पैसा ही नहीं रहता, उनकी गोली नुकसान चली जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं तिब्बत के समाज में, जो तिब्बत के समाज की कमजोरी है, जो तिब्बत के समाज के पिछड़ेपन को दर्शाते हैं कि अत्यंत पिछड़ा हुआ और चोरी डकैती वाला समाज भी हमें दिखाई देता है। लेकिन सारे लोग चोर डकैत नहीं है, डकैत सिर्फ डाड़े में रहते हैं। गांव तो बहुत अच्छा है, गांव में तो राहुल सांकृत्यायन को लोग चाय बना के दिए, खाना बना के दिए, रहने के लिए दिए, लेकिन डाकू कहाँ है, डाड़े में है। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझ गए कि यहां से क्या क्या प्रश्न उठता है, डाड़े क्या है ना, तिब्बत में पुलिस व्यवस्था कैसी है, तिब्बत में लोग लाठी डंडे की तरह पिस्तौल लेके क्यों घूमते हैं, लेखक को डाड़े में डर क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो गरीब आदमी की तरह था, भिखमंगे की तरह था, हाथ जोड़ के कुची कुची दया दया बोल के निकल जाता था, इसलिए उसे डर नहीं लगा। तो फिलहाल तो हम लहासा की ओर पाठ को ही खत्म करें, आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल आज हम जहां छोड़े हैं वहां से आगे चलेंगे। तो कैसा लगा बच्चों आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आप लोग लिखते नहीं हैं। एक बात और, बहुत देर से आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं, 10-10 मिनट देर आते हैं आप लोग, बहुत ही गलत बात है, इसे सुधारिए, समय पे रहिए, तब पढ़ने का बहुत मजा आएगा आपको। धन्यवाद।